Hello, I am Mayur Eldar. I welcome you back in Dr. Sabat Academy channel. So as we all know that we had started physics PYQ series, ठीक है, वन शॉट प्लस PYQs लेने वाले हैं हम 21 to 23 एंड अलग 24 के भी सीरीज़ होने वाले हैं, ठीक है, वो भी जल्दी अपलोड हो जाएगी या फिर आपको शॉर्ट्स में भी दिख जाएगा, ठीक है। तो डू सब्सक्राइब चैनल, ठीक है, आपको मतलब बहुत सारे चैप्टर्स के नोट्स मिलेंगे, उसके बाद PYQs भी मिलेंगे, ठीक है। अब लास्ट 3 वीडियोज़ में हम लोगों ने क्या देखा था, मोशन इन प्लेन देखा था, ठीक है, उसके बाद 1D उसी में था 1D 2D, उसके बाद सर्कुलर मोशन। तो इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, लॉज ऑफ मोशन, उसके बाद का ये, ठीक है, लॉज ऑफ मोशन, उसके बाद वर्क एनर्जी पावर एंड सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तीनों अलग टॉपिक है बट हम एक साथ ही सीखने वाले हैं, ठीक है। इसमें से आप दो क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है, 11th का टॉपिक है ये। लेकिन इसके अंदर क्या होने वाला है, हमारे न्यूटन बाई के 3 लॉ होने वाले हैं, ठीक है, जो आप 9th से पढ़ रहे हो। उसके बाद लीनियर मोमेंटम का ही मतलब होता है सेकेंड लॉ होता है, ठीक है, उसमें ही आता है वो। इसके बाद टेंशन प्रॉब्लम्स, अब ये कौन सा अलग है देख लेंगे सब कुछ। लिफ्ट कॉन्सेप्ट है, वर्क एनर्जी पावर, ठीक है, यहाँ तक पूरा एक सेशन है लॉज ऑफ मोशन का। इसके बाद वर्क एनर्जी पावर अलग टॉपिक है, और सिंपल हार्मोनिक मोशन वो भी अलग टॉपिक है। उसके बाद सेंटर ऑफ मास और पोल्यूशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये जो 2 टॉपिक्स है वो एक साथ है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग। तो लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहले जो पार्ट आता है वो है न्यूटन्स के लॉज, ठीक है, क्योंकि न्यूटन ने इतना सा ज़्यादा रिसर्च किया है उस पर, मोशन पे, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे उसने 3 लॉज फॉर्म किए हैं। उसे स्टडी करने के बाद उसने और क्या डिस्कवर किया है, ग्रेविटी डिस्कवर की है, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें की उसने, कैलकुलस पूरा उसने इन्वेंट किया, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, तो फर्स्ट लॉ क्या होता है, फर्स्ट लॉ होता है लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया मतलब क्या, बस इतना याद रखो, यदि एक चीज़ या फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो मोशन में जा रहा है, ठीक है, वो 5 मीटर पर सेकेंड में जा रहा है, वो 10 मीटर पर सेकेंड में जा रहा है, या फिर वो रेस्ट पे हो, वो उसी मोशन में रहेगा या फिर उसी रेस्ट पोजीशन में रहेगा जब तक उसे एक्सटर्नल फोर्स ना दे, या फिर उसे कोई धक्का ना दे, उसे कोई खींचना मतलब फोर्स ना दे, तब तक वो उसी पोजीशन में उसी मोशन में रहेगा, ठीक है। उसे ही कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया या फिर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ठीक है। ये बस थ्योरेटिकल है, इस पे न्यूमेरिकल्स ज़्यादा नहीं होते, ठीक है। अब इसका एक एनिमेशन देखते छोटा सा। अब ये कार है, देखो न्यूटन बोलता है कार वैसे ही चलती रहेगी, ठीक है, जब तक वो किसी एक्सटर्नल फोर्स के ज़रिए रुकाई नहीं जाती, ठीक है। आप ब्रेक मार सकते हो या फिर कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो तब तक चलती रहेगी जब तक उसे एक्सटर्नल फोर्स ना मिले, ठीक है। तो ये होता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। उसके बाद आता है न्यूटन्स का सेकेंड लॉ। यहाँ पे एक कंसेप्ट आपको मिल जाएगी, वो है लीनियर मोमेंटम। अभी लीनियर मोमेंटम क्या होता है उसके पहले जानेंगे क्यों होता है, क्यों इन्वेंट करना पड़ा, ठीक है। तो आप कंसिडर करो एक बॉडी है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, वहाँ पे मैंने एक बॉल थ्रो किया 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड से, और दूसरी एक कार या फिर ट्रक कंसिडर करो, ठीक है, ट्रक जा रही है 5 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, दोनों आके उसे धड़के एक बार में, ठीक है। तो फिर ये आदमी या फिर जो कोई भी होगा वो मर कब जाएगा, ठीक है, सिंपली कब उसे ज़ोर से लगेगा, जब वो ट्रक से धड़केगा या बॉल से, ऑब्वियसली ट्रक से धड़केगा। क्यों, क्योंकि ये जो ट्रक है उसका वेट भी मैटर करता है, बस स्पीड मैटर नहीं करती। मतलब आपको यदि ऑब्जेक्ट को स्टडी करना है तो आपको बस वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको उसके साथ मास भी होना चाहिए, ठीक है। और इसीलिए इंट्रोड्यूस हुआ मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। आपको कौन सा ऑब्जेक्ट स्टडी करना हो तो उसका मोमेंटम पता होना बहुत ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि वो आपको और उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। उसी से फोर्स आता है। अब कैसे फोर्स उसी से कैसे डिराइव होता है फोर्स, वो देगा। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। और फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम। मतलब 1 सेकेंड में, 5 सेकेंड में मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है उसे फोर्स बोलते हैं, ठीक है।
तो अब इसे डिफ्रेंशिएट कर लोगे तो क्या होगा, अब देखो मास तो कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है। अब यदि मास कांस्टेंट रहने वाला है तो उसे बाहर निकाल सकते हो, तो वह dv/dt, और dv/dt क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, इसलिए फोर्स इक्वल्स टू आता है मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। यहाँ से उसका डेरिवेशन होता है, लेकिन ये कंपल्सरी नहीं कि यही फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला मतलब मास कांस्टेंट है इसलिए तो मास इंटू एक्सेलरेशन आ गया। यदि मास कांस्टेंट नहीं होगा, यदि आपने रॉकेट में देखा होगा तो एक एक स्टेज निकल के जाता है, तो फिर मास चेंज होते रहता है, तो उस समय हम ये फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए हमें डायरेक्टली डिफ्रेंसिएशन ही करना पड़ता है dp/dt का, ठीक है। लेकिन CET में बस यही तक ही रहता है उनका, ठीक है। इसके आगे वो पूछते नहीं है, ठीक है, वो मास चेंजिंग का CET में नहीं आता, ठीक है। ये हुआ सेकेंड लॉ। और थर्ड लॉ होता है जो सभी को पसंद है, क्यों, क्योंकि तीनों लॉ में बस उतना ही बहुत परफेक्टली याद रहता है। क्या होता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ होता है कि फोर्स इक्वल्स टू F(1) विथ रिस्पेक्ट टू 2। मतलब मैंने उसे जितना ज़ोर से धक्का दिया उसी ताकत से वो मुझे धक्का देगा, ठीक है। रिएक्शन फोर्स होता है, अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन फोर्स होता है, ठीक है। मतलब क्या, F(1) क्या होता है, माइनस ऑफ F(1)(2) माइनस होता है ना, हाँ माइनस ही होता है, जो दोनों फोर्स को ऐड करोगे तो 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो 3 लॉस पढ़े हम लोगों ने। फर्स्ट लॉ क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन क्या कहता है, जब तक जो चीज़ जैसे भी हो वैसे ही रहेगी, उसे यदि एक्सटर्नल फोर्स दिया तो ही वो चेंज हो सकती है। सेकंड क्या है, सेकंड है लॉ न्यूटन सेकंड लॉ लीनियर मोमेंटम के बारे में। उसमें फोर्स को एक्चुअल डिफाइन किया जाता है, फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। और थर्ड लॉ होता है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स का, ठीक है। तो ये 3 लॉज है। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ हमने क्या पढ़ा है, एवरी एक्शन फोर्स इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स, ठीक है। तो आप कंसिडर कर लो, मैंने ये ऑब्जेक्ट पकड़ा है, ठीक है, मैंने ऑब्जेक्ट पकड़ा है 1 kg का, ठीक है। मतलब क्या, ग्रेविटी तो सभी, मतलब ग्रेविटी होती है, मतलब ये 1 kg नीचे फोर्स लगेगा, कितना mg फोर्स लगाएगा, तो फिर ये नीचे क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि मैंने पकड़ कर रखा है उसे, ठीक है। मतलब मैंने डायरेक्टली तो ऑब्जेक्ट को नहीं पकड़ा, मैंने स्ट्रिंग या फिर एक रस्सी से थ्रू पकड़ा है ना, तो मतलब रस्सी में भी कुछ फोर्स होगा जो ऊपर की तरफ होगा। न्यूटन का थर्ड लॉ वही तो बोलता है ना। अब ये स्टेबल क्यों है, क्योंकि उसे नीचे यदि फोर्स लग रहा तो ऊपर के कुछ फोर्स लगेगा, ऊपर कितना लगेगा, mg ही लगना चाहिए, ठीक है। mg नहीं होगा तो क्या होगा, तो फिर अनइक्वल फोर्सेस हो जाएगा, और अनइक्वल फोर्सेस होने के बाद फिर वो ऑब्जेक्ट मोशन करने लगेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट तो इक्विलिब्रियम में है। तो फिर इससे हम क्या इन्फर कर सकते हैं कि ऊपर का भी फोर्स उतना ही होगा जितना नीचे का है, ठीक है। इस केस में, ऐसे केसेस में तो जो ऊपर का फोर्स है उसे बोलते हैं रिएक्शन फोर्सेस। तो डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन फोर्सेस पे, जैसे कि ये टेंशन फोर्स हो गया, ठीक है, टेंशन रिएक्शन हो गई। नॉर्मल रिएक्शन होती है, नॉर्मल मतलब क्या, यदि आपने कुछ भी ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, टेबल पर रखा है या फिर कहीं पे भी रखा है, तो वो ऑब्जेक्ट नीचे फोर्स लगाएगा, उसके रिस्पॉन्स में नीचे जिस पे रखा है वो भी ऊपर फोर्स लगाएगा। तो जो ऊपर फोर्स लगा रहा है उसे बोलते हैं नॉर्मल फोर्स, या ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो ये होता है रिएक्शन फोर्सेस, ठीक है। तो एग्जाम में आता है, अब एग्जाम्पल के थ्रू ही देखेंगे हम लोग। नॉर्मल फोर्स निकालो या फिर टेंशन फोर्स निकालो, ठीक है, या फिर इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। एक्सेलरेशन मतलब क्या, ये मूवमेंट करेगा, तो फिर 5 kg नीचे आएगा, 1 kg नीचे आएगा। ऑब्वियसली देख के तो बोल सकते हैं 5 kg नीचे आएगा, वही देख लेंगे, ठीक है। तो हाँ, उसके पहले हम सीखेंगे फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है। फ्री बॉडी डायग्राम मतलब उस ऑब्जेक्ट पे कितने सारे फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। यदि आपने ये कंसिडर किया 3 kg का ऑब्जेक्ट, उसे एक पॉइंट कंसिडर करके आपको पता लगाना है कि उस पर कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पे एक फोर्स एक्ट हो रहा, अब ये कौन सा फोर्स है, ये टेंशन फोर्स है। ये ऑब्जेक्ट नीचे तो नहीं गिरा, स्टेबल है ऑब्जेक्ट, मतलब ये 2 स्ट्रिंग उसे पकड़ कर रखे हैं। इसका मतलब क्या, इसमें टेंशन फोर्स होगा, ठीक है, इसमें टेंशन फोर्स होगा T1 और T2,
अब एक ध्यान में रखो, ये टेंशन फोर्स एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं, वो तो इंटरनल फोर्सेस है, लेकिन यदि आप उसे तोड़ोगे, ठीक है, सिर्फ आपको 3 के ऑब्जेक्ट पे ही फोकस करना है, तो आपको स्ट्रिंग्स को तोड़ना पड़ेगा, तब तो उन पे फोर्सेस है ना, इसलिए तो वो पकड़ कर रख रहे हैं, उनके अंदर फोर्सेस है, उसे टेंशन बोलते हैं। तो फिर उसी को हमें क्या करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन से फोर्सेस लगे। ठीक है, ये 3 kg का है, ये 30 डिग्री पे है और ये 60 डिग्री पे है। ठीक है, फिर जैसे हमने वेक्टर में किया था, तोड़ना पड़ता है, ये एक डायरेक्शन आएगा, ये एक डायरेक्शन आएगा, ये आएगा कॉस थीटा, ये आएगा साइन थीटा, सिमिलरली ये आएगा कॉस थीटा, ये आएगा साइन थीटा। ठीक है, अब डायरेक्शंस में तोड़ने के बाद उसे आप इजीली कैलकुलेशंस कर सकते हो। ठीक है, कैलकुलेशंस में उसे यूज़ कर सकते हो। मतलब फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है कि उसे एक आप पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हो और उस पर कितने सारी फोर्सेस लगाए उसे निकालना होता है, उसे बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, तो अब क्वेश्चन है कि 5 kg तो नीचे जाएगा, ठीक है, देख के भी पता चलता है, लेकिन इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन निकालना है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। या फिर टेंशन फोर्स कितना होगा वो भी निकालना पड़ता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब देखो, सबसे पहले इसे हम ऐसे भी ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, हॉरिजेंटल वे में किया हमने, यहाँ पे 5G लगेगा, यहाँ पे 1G लगेगा, मतलब यहाँ पे 1G लगेगा और यहाँ पे कितना लगेगा, 5G लगेगा। ठीक है, और इसी का डिफरेंस जो होगा उसी से ही तो एक्सेलरेशन आएगा। मतलब क्या, 5G माइनस 1G इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ये यहाँ से खींच रहा, ये यहाँ से खींच रहा, इसको माइनस करेंगे, मतलब 5G को 1G से माइनस करेंगे तो ये नीचे जाएगा ना। ठीक है, तो वही निकालना है। अब ये मास कितना होगा, मास मतलब टोटल मास होगा। ठीक है, अब ये जो स्ट्रिंग है ये तो कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रही, वो तो इंटरनल होगा, तो आप इसे एक ही समझ सकते हो। मतलब क्या, फाइनली क्या आप कंसिडर कर सकते हो, इसे 6 kg का ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हो, और उस 6 kg का ऑब्जेक्ट को 1G फोर्स यहाँ से लग रहा, 5G फोर्स यहाँ से लग रहा। ठीक है, 1G फोर्स यहाँ से लग रहा और 5G फोर्स यहाँ से लग रहा। ऑब्जेक्ट तो इसी डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन कितने स्पीड से जाएगा, तो फिर वो क्या होगा, मास तो 6 है, मतलब 5G माइनस 1 4G इक्वल्स टू मास 6 इंटू ए, मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा उसका 2/3G। ठीक है, इस तरह आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना होता है। अब एक्सेलरेशन पता चल गया एक बार, अब मुझे कैलकुलेट करना है ये टेंशन कितना होगा इसमें। ठीक है, और टेंशन तो पूरा स्ट्रिंग में सेम ही रहने वाला है, चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि ये क्या पूरी स्ट्रिंग है ना, तो उसके अंदर टेंशन तो सेम रहता है। तो फिर वो कैसे कैलकुलेट करोगे, तो आपको बस इतना ही एज्यूम करना है, इतना ही डायग्राम। मतलब क्या, एक पॉइंट है, उससे नीचे ये फ्री बॉडी डायग्राम होती है, 5G लग रहा, ऊपर टेंशन लग रहा, लेकिन वो तभी भी नीचे जा रहा है, मतलब इन दोनों को माइनस करने के बाद भी वो नीचे ही जा रहा है। ठीक है, तो फिर वो क्या होगा, 5G माइनस टेंशन इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास यहाँ पे क्या है, 5G है, मास 5 है, और एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन हमने अभी निकाला था, एक्सेलरेशन 2/3G। ठीक है, तो यहाँ से कैसे कैलकुलेट करोगे, 5G माइनस 10/3G इक्वल्स टू टेंशन। तो यहाँ से टेंशन क्या आएगा, टेंशन आएगा 5 × 15, 15 माइनस 10 5G/3। ठीक है, यहाँ से टेंशन क्या है, 5G/3। तो इस तरह के आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे। ठीक है, वो हमने आगे भी किए हैं, PYQs में भी है, तो तभी भी सॉल्व, मतलब तब सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारी जो होने वाली है वो है लिफ्ट कॉन्सेप्ट। तो लिफ्ट कॉन्सेप्ट मतलब क्या, उसके पहले देखेंगे वेइंग मशीन आपका वेट मेजर कैसे करती है। तो देखो, आप जब खड़े होते हैं वेइंग मशीन पे, ठीक है, तो नीचे कुछ फोर्स लगाएंगे आप लोग, mg फोर्स लगेगा, उसके रिस्पॉन्स में ऊपर कुछ नॉर्मल फोर्स लगेगा। तो फिर वेइंग मशीन क्या करता है, उस नॉर्मल फोर्स को g से डिवाइड कर देता है। क्या करता है, नॉर्मल फोर्स को g से डिवाइड कर देता है। लेकिन लिफ्ट के केस में थोड़ा अलग होता है। लिफ्ट के केस में क्या होता है, अब देखो, लिफ्ट के केस में
आप ऊपर जा रहे हो, ठीक है, फर्स्ट केस कंसिडर करते हैं, लिफ्ट ऊपर जा रही है। लिफ्ट ऊपर जा रही है मतलब उस आदमी पे तो दो ही फोर्स लगने वाले हैं। एक सेकंड, ये क्या हुआ? उस आदमी पे तो दो ही फोर्स लगने वाले हैं। कौन सा? एक नीचे mg और उसके रिस्पॉन्स में ऊपर नॉर्मल फोर्स लगेगा, ठीक है। अब आदमी भी ऊपर जा रहा है लिफ्ट के साथ, इससे आप क्या इन्फर कर सकते हो कि नॉर्मल ज़्यादा है। जैसे 5 kg और 1 kg का एग्जांपल देखा था, 5 kg ज़्यादा था इसलिए वो नीचे आएगा। उसी तरह यदि वो आदमी ऊपर जा रहा है, इसका मतलब क्या? नॉर्मल mg से बड़ा होगा, ठीक है। और रीडिंग क्या होती है? रीडिंग होती है n/g। तो नॉर्मल ज़्यादा होगा तो रीडिंग ज़्यादा दिखाएगा। तो फिर आपको एक्चुअल रीडिंग निकालनी है, ठीक है। आपको एक्चुअल रीडिंग निकालनी है। एक्चुअल रीडिंग तो m होगा, ठीक है, लेकिन वेइंग मशीन क्या रीडिंग दिखाएगी वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो फिर देखो, अब ऊपर वो एक्सेलरेशन ए से जाएगा, लिफ्ट जो ऊपर एक्सेलरेशन ए से जाएगी, उसी एक्सेलरेशन से वो जो आदमी होगा वो भी ऊपर जाएगा। तो फिर इक्वेशन क्या आएगा? n क्यों? n बड़ा है, n माइनस mg इक्वल्स टू ma, ठीक है। अब नॉर्मल रिएक्शन में निकालनी है, उसे ही g से डिवाइड करते हैं। तो नॉर्मल मतलब एपेरेंट वेट क्या होगा वो निकालना है हमें, mg प्लस ma। मतलब नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल होगा m इन ब्रैकेट g प्लस a। यहाँ पे लिखा है देखो, m इन ब्रैकेट g प्लस a। अब आपको क्या निकालना है? वेइंग मशीन कितना वेट दिखाएगी। तो रीडिंग क्या आएगी? रीडिंग आएगी n/g, मतलब क्या? m इन ब्रैकेट g प्लस a/g, ठीक है। ये रीडिंग कौन दिखाएगा? वेइंग मशीन ये रीडिंग दिखाएगी। आपका एक्चुअल मास कितना है? आपका एक्चुअल मास m है, लेकिन ये गलत क्यों दिखाएगी? क्योंकि लिफ्ट्स में अब जब जाते हो तो फिर वो जो नॉर्मल फोर्स है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। इनिशियली दिखता है, ठीक है। जब आप लिफ्ट में से शुरू करते हो ना ऊपर जाने को, तब आपको ये दिखेगा डिफरेंस आपके वेट में। सिमिलरली जब नीचे जाएगी लिफ्ट, जब नीचे जाएगी तो क्या होगा? mg तो नीचे लगेगा, ऊपर क्या होता है? नॉर्मल होता है। अब mg तो कम ज़्यादा नहीं हो सकता, डिफरेंस किस में आएगा? नॉर्मल में आएगा। यदि वो नीचे जा रहा है, एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन नीचे है उसका, इसका मतलब क्या कि नॉर्मल क्या है? नॉर्मल mg से कम है। आप यहाँ फिर क्या लिखोगे? mg माइनस नॉर्मल इक्वल्स टू ma। तो यहाँ से आता है नॉर्मल इक्वल्स टू mg माइनस ma, नॉर्मल इक्वल्स टू mg माइनस a। रीडिंग क्या दिखाएगा फिर? वो रीडिंग दिखाएगा mg माइनस a अपॉन g, ठीक है। ये एपरेंट रीडिंग होगा। तो यह कॉन्सेप्ट होती है लिफ्ट की, ठीक है। लिफ्ट में वेट का कम ज़्यादा होना क्यों होता है, ठीक है। ऐसे सवाल आते हैं, वो भी हम देख लेंगे। तो लॉज ऑफ मोशन से बस उतना ही आता है, ठीक है। टेंशन निकालो, नॉर्मल फोर्स निकालो, लिफ्ट का जो कॉन्सेप्ट बताया वो होता है, या फिर आपको फोर्स टाइम ग्राफ देंगे, उससे आपको कुछ वेलोसिटी या फिर ऐसा कुछ निकालना होता है, ठीक है। ग्राफ का क्वेश्चन कैसे करोगे? जैसे आपने मोशन इन प्लेन में किया था वैसे ही होगा, ठीक है। वो भी देख लेंगे क्वेश्चन के थ्रू। तो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट या फिर नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है वर्क, एनर्जी, पावर, ठीक है। अब तक आपने क्या सीखा है? वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, टाइम। उसके बाद सीखा आपने फोर्सेस, मोमेंटम। उसके बाद आता है वर्क, एनर्जी और पावर। तो वर्क क्या होता है? बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन कहीं भी नहीं पूछते। तो वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट इज अलॉन्ग डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस पर मैं यदि यहाँ पे फोर्स लगा रहा और उसी फोर्स के कारण वो s डिस्प्लेसमेंट चला गया, तो वर्क होता है F.s, ठीक है। यदि मैंने फोर्स ऐसे लगाया 60 डिग्री एंगल और उसने बस यहाँ यही मतलब स्ट्रेट डिस्प्लेसमेंट की, फोर्स मैंने ऊपर लगाया था लेकिन डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट कर दी, तो फिर वर्क क्या होगा? वर्क होगा यहाँ पे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट तो ऐसा होगा, लेकिन फोर्स क्या होगा? फोर्स इस डायरेक्शन का लेना है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज अलॉन्ग डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वो जब आप वर्क निकालते हो तो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में फोर्स होना चाहिए। तो फिर आप F.s करोगे, इसका मतलब क्या?
एफ कॉस 60 इंटू एस, इस तरह से निकालोगे, ठीक है। तो ये हो गया वर्क। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एनर्जी। एनर्जी बहुत सारे टाइप की होती है, हीट एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी होती है, ये बहुत सारी होती है। लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में क्लासिकल फिजिक्स जब आप कंसिडर करते हो, ठीक है, थर्मल फिजिक्स छोड़ दो, क्लासिकल फिजिक्स जब आप कंसिडर करते हो या फिर न्यूटन का फिजिक्स, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन से दो एनर्जीज? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जीज, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? एम जी एच वन माइनस एच टू। एच वन माइनस एच टू मतलब क्या? डिफरेंस इन हाइट। तो ये होता है एनर्जी के बारे में इन शॉर्ट। और उसके बाद पावर। पावर क्या होता है? पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम या फिर चेंज इन एनर्जी बाय टाइम। एक बात याद रखो, वर्क और एनर्जी के जो डायमेंशंस होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। वर्क और एनर्जी के डायमेंशंस सेम होते हैं। तो फिर पावर को आप कैसे लिख सकते हो? वर्क डन अपॉन टाइम या फिर चेंज इन एनर्जी अपॉन टाइम। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम आता है वर्क एनर्जी थ्योरम। ये क्या कहता है? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब कंजर्वेटिव फोर्सेस मतलब क्या? जैसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये कंजर्वेटिव फोर्सेस है। फिर स्प्रिंग एनर्जी। नॉन कंजर्वेटिव मतलब क्या होता है? फ्रिक्शन से जो एनर्जी होती है, ठीक है, जो कंजर्व नहीं हो सकती, उस टाइप आप कंसिडर कर सकते हो। तो और मोस्टली आपको कंजर्वेटिव में बस दो ही याद रखने होते हैं, काइनेटिक और पोटेंशियल, ठीक है। उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, समझे, ठीक है। तो बस यही होता है इस वर्क एनर्जी पावर कॉन्सेप्ट में, या फिर आप टॉपिक इसे कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच वन माइनस एच टू। पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम या फिर चेंज इन एनर्जी अपॉन टाइम। सो ये हमारी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखो इसके बारे में जो आपका ये मैकेनिकल फिजिक्स है उसमें सवाल होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे बहुत उसका ओवरव्यू लेने वाले हैं, ठीक है। अब हार्मोनिक मोशन मतलब क्या? ये वाले मोशन, ठीक है। ये कौन सी मोशन है? सिंपल हार्मोनिक मोशन है। या फिर आप ये कंसिडर कर सकते हो, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, वो ऐसे जा रहा, ठीक है, मतलब उसी पोजीशन पे जा रहा, ठीक है, उसी पोजीशन पे ये मोशन कर रहा है वो वाली, ठीक है, मतलब फ्रिक्वेंटली वही मोशन कर रहा है वो। कैसी? यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ ये टर्न होगा, ठीक है। ऐसी मोशन आपने देखी होगी बहुत बार। तो उसी को आप ग्राफ में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो उसकी इक्वेशन होती है, सिंपल इक्वेशन होती है ये, x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, ठीक है। उसकी इक्वेशन क्या होती है? x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव भी लिख सकते हो आप। एक्चुअल में उसकी इक्वेशन होती है ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव, लेकिन ये इतना पूछा नहीं जाता, ज़रूरत नहीं पड़ती इसकी, ठीक है। ज़रूरत पड़ेगी तब यूज़ कर लेंगे, लेकिन आपको ये इंपॉर्टेंटली याद होना चाहिए, x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। ये a क्या होता है? a होता है पीक वैल्यू। पीक वैल्यू मतलब क्या? ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो फिर यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ठीक है, इसी को बोलते हैं a। तो फिर x क्या होता है? x होता है उस टाइम पे उसकी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बातें चल रही है, तो a होता है पीक डिस्प्लेसमेंट, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होता है उसका, इस साइड और इस साइड, दोनों साइड आप कंसिडर, दोनों साइड सेम ही होता है, ठीक है। और x होता है मतलब उस इंस्टेंट पे कितना उसका डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए ये इक्वेशन आता है x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। अब देखो इससे आपको वेलोसिटी निकालनी होगी, तो कैसे निकालोगे? डिफ्रेंशिएट कर दो एक बार टाइम के साथ। क्या होता है? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है। ये क्या होता है? वेलोसिटी है। और उसके बाद एक्सेलरेशन क्या होता है? डी वी अपॉन डी टी, वो होती है ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस, या फिर एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हो? माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी मतलब एक्स, ठीक है। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें आपको याद रखनी होती है, डायरेक्टली सवाल आते हैं। बस ए क्या होता है? ए होता है पीक वैल्यूज़, ओमेगा मतलब वो होता है उसकी एंगुलर वेलोसिटी, जो हमने लास्ट क्लासेस में भी पढ़ी थी, लास्ट वीडियोस में, ठीक है। टी टाइम होता है, और उससे आपको यदि बाकी की चीज़ें डिराइव करनी है
वेलोसिटी जैसे कि, तो dx/dt, एक्सेलरेशन होता है dv/dt। तो अब ये वाला यूनिट है सेंटर ऑफ मास का। तो सेंटर ऑफ मास मतलब क्या कि एक्चुअल, यदि एक बड़ा ऑब्जेक्ट है उसका एक्चुअल मास कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। जैसे आप एक बाम्बू यदि कंसिडर कर लोगे, पिलर यदि कंसिडर कर लोगे, आपको यदि फील करना है सेंटर ऑफ मास, आप उसे एक साइड से पकड़ो, ठीक है, बीच में से नहीं, एक साइड से पकड़ो, और सेकेंड केस में बीच में पकड़ो उसे। आपको ईजी कहाँ पे होगा, जब आप उसे बीच में से पकड़ोगे। क्यों? क्योंकि जो पिलर का या फिर जो उस बाम्बू का जो मास है वो कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है, वो सेंटर, उस बाम्बू के सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है, तो उसे ही बोलते हैं सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो यहाँ पे अब वेरियस एग्जाम्पल से हमें क्या निकालना है, इनके सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होंगे। तो फिर वो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ईजी होता है, कार्टेशियन प्लेन के साथ जाएगा। तो कार्टेशियन प्लेन मतलब एक्स एंड वाई, ठीक है। अब देखो, ये यदि पिलर है, इसका सेंटर ऑफ मास मतलब लेंथ एल है, सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, l/2, और ये y एक्सिस x एक्सिस कंसिडर कर ली, तो फिर से कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, l/2, 0, क्या होगा, l/2, 0, ठीक है। ये क्या होगा, उसका सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स हो गए। सेकेंड एग्जांपल है, ठीक है, x और y, उन्होंने बोला है 0,0 पे 2 kg वेट है, 0,0 पे, ये नहीं हम कंसिडर कर लेते हैं, वैल्यूज कंसिडर करते हैं। 2,0 पे है, वेट कितना है वहाँ पे, 2 kg है, ठीक है। 2,2 पे 4 kg, और 0,2 पे 0 kg। अब उन्होंने बोला है इन चारों का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, आपको सबसे पहले, मतलब अब यहाँ पे दोनों कोऑर्डिनेट्स दिए ना, तो फिर आप सेपरेटली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कैलकुलेट कर सकते हो। क्या करना पड़ेगा आपको, एक्स एक्सिस का कैलकुलेट करने के लिए समेशन ऑफ mi xi अपॉन समेशन ऑफ m, ठीक है। मतलब क्या, जीरो, अब सबसे पहले जीरोथ कोऑर्डिनेट है, जीरोथ कोऑर्डिनेट पे मास कितना है, 2 kg, तो उसका मल्टीप्लिकेशन प्लस सेकेंड कोऑर्डिनेट पे मास क्या है, 2, मतलब वैसे। तो फिर x क्या आएगा, सबसे पहले जीरोथ कोऑर्डिनेट लिया इंटू 2 kg, ठीक है, प्लस x कोऑर्डिनेट की बातें चल रही है, तो सेकेंड x कोऑर्डिनेट है 2, और उसका मास है 2, मतलब वहाँ पे कितना मास है, 2 kg का है, प्लस मास नेक्स्ट है 4 kg, और वहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या है, 2 है। वी आर स्पीकिंग अबाउट x कोऑर्डिनेट। और फोर्थ वन ये कंसिडर कर लो, यहाँ पे कोऑर्डिनेट 0 है, मास भी 0 है, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ मास, मतलब टोटल मास। टोटल मास कितना है, 4, 5, 6, 7, 8 kg का मास है। तो x क्या आएगा, तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। 2 2 4, 4 2 8, 8 + 4 12, 12/8, मतलब कितना हुआ वो, 4 3 4 2 3/2। तो x कोऑर्डिनेट उसका 3/2 है, मतलब x कोऑर्डिनेट का जो सेंटर ऑफ मास है वो 3/2 पे है। नेक्स्ट है y कोऑर्डिनेट निकालना है, गलत बोला कुछ तो, मतलब चारों पॉइंट्स का जो सेंटर ऑफ मास है उसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो 3/2 होगा, ठीक है। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट के लिए करेंगे 0 × 2 प्लस 0 × 2 अगेन प्लस 4 × 2 प्लस 0 × 2 डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है 8, 1 y का कोऑर्डिनेट। मतलब क्या, इन चारों पॉइंट्स का, ये तो पॉइंट भी नहीं क्योंकि मास ही 0 है वहाँ पे, तो इन 3 पॉइंट्स का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा, 3/2, मतलब यहाँ पे कुछ, ठीक है, 3/2 एंड 1, मतलब ये पॉइंट्स का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपको सॉल्व करना था थ्रू कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। सिमिलरली ट्रायंगल का होता है,
3 पॉइंट्स वो बोलेंगे कि 3 पॉइंट्स पे 3 मासेस रखे, आपको कैलकुलेट करना है सेंटर ऑफ मास सेपरेटली, एक्स एक्सिस का कैलकुलेट करना, वाई एक्सिस का कैलकुलेट करना, ठीक है। एक फॉर्मूला क्या होता है उसके लिए, समेशन ऑफ मास इनटू कोऑर्डिनेट अपॉन समेशन ऑफ मासेस, ठीक है। तो ये हुआ सेंटर ऑफ मास। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कोलिजन। कोलिजन मतलब दो ऑब्जेक्ट्स का धड़कना, ठीक है। जब दो ऑब्जेक्ट्स धड़केंगे बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ है, क्या कि वो एक दूसरे से धड़क के स्टॉप हो जाएंगे, या फिर ए बी को धड़केगा और बी स्टॉप हो जाएगा लेकिन ए की मोशन रिवर्स हो जाएगी, या फिर वाइस वर्सा, ठीक है। बी ए को धड़केगा, बी की जो ए की जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी, बी फिर से रिवर्स जाएगा, या फिर एक दूसरे को धड़केंगे वो और एक साथ ही जाएगी, ठीक है। इससे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। तो फिर इस केसेस में उनका जो वेलोसिटी क्या होगी, मास तो सेम रहेगा, वेलोसिटी क्या होगी बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, तो वो सब कैलकुलेट करने के लिए ये टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ कोलिजन का, ठीक है। तो एक एग्जांपल से देखेंगे हम लोग एनिमेशन से। तो देखो ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे, लेकिन इसका जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। साइज तो सेम है, वी कैन कंसीडर देयर मास इज आल्सो सेम, तो मास तो सेम है लेकिन इसका वेलोसिटी ज़्यादा था, तो फिर ये जो वॉयलेट कलर का बॉल है उसे धड़क देकर वो उसको साथ लेके गया, ठीक है। जो पिंक कलर का बॉल है, समझ रहा है ना, मतलब वो बाद में दोनों एक साथ ट्रैवल हो रहे हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे कंसेप्ट आती है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। मतलब जब भी कोलिजन होता है, ठीक है, हेड ऑन कोलिजन जब होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलिजन होते हैं, हेड ऑन कोलिजन और ऑब्लिक कोलिजन। तो फिर हेड ऑन कोलिजन क्या होता है, इस पर हम आएंगे, कंजर्वेशन कैसे, मोमेंटम कैसे कंजर्व होता है उसके पहले देखेंगे। कोलिजन के बहुत टाइप्स होते हैं बहुत सारे। सबसे पहला टाइप है हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन मतलब एक दूसरे को सीधे से आकर टक्कर देना, ठीक है। जैसे ये बॉल यहाँ पे आया, ये बॉल यहाँ पे आया, दे आर इन द सेम लाइन, उसे बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन, ठीक है। उसके बाद होता है हेड ऑन कोलिजन के बाद ऑब्लिक कोलिजन। ऑब्लिक कोलिजन क्या होता है कि यदि एक बॉल यहाँ पे मतलब उसकी मोशन इस तरफ है और दूसरा मैंने कुछ उसे ऐसा ऊपर फेंका, दोनों यहाँ के मिलेंगे या फिर धड़केंगे, तो फिर एक इस डायरेक्शन में जाएगा, एक इस डायरेक्शन में जाएगा, मतलब कुछ भी होगा, ठीक है। तो फिर वो होता है ऑब्लिक कोलिजन। ऑब्लिक कोलिजन में क्या होता है, अब यदि आप उसे दो एक्सिस में डिवाइड करोगे, इसकी डायरेक्शन ऊपर है और इसकी डायरेक्शन कुछ इस दिशा में है, ठीक है। तो फिर ऑब्लिक कोलिजन में आपको दोनों को तोड़ना पड़ता है और डिफरेंट एक्सिस में उसे मतलब कैलकुलेट करना पड़ता है। जैसे कि हेड ऑन में आपके पास एक ही डायरेक्शन थी तो उसी में कैलकुलेट करते थे। ऑब्लिक कोलिजन में दोनों एक ही डायरेक्शन में नहीं होते, तो फिर दोनों की डायरेक्शन एक्स और वाई एक्सिस में तोड़नी होती है और फिर उसे सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हुआ हेड ऑन कोलिजन और ऑब्लिक कोलिजन। उसके बाद और टाइप्स होते हैं, मतलब ये दोनों अलग टाइप है। कोलिजन के और टाइप होते हैं, वो एक होता है इलास्टिक कोलिजन, और दूसरा आता है इनइलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक और इनइलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन मतलब क्या कि जितना उसका एनर्जी था पहले, ठीक है, जितना उसका जो टकराने के पहले जितना उनका एनर्जी था, उसके मतलब वो जब उनका कोलिजन होगा उसके बाद भी उसका उतना ही एनर्जी रहेगा, तो उसे बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन मतलब क्या, जितना पहले उनका टोटल एनर्जी था उस बाद में उतना नहीं होता, तो उसे इनइलास्टिक कोलिजन बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो फिर इसका मतलब क्या होता है कि यदि एक बॉल कुछ इस तरफ जा रहा, दूसरा बॉल कुछ इस तरफ जा रहा, ठीक है, इसका मोमेंटम क्या होगा m1v1, इसका मोमेंटम होगा m2v2, ठीक है। तो फिर दोनों जब एक दूसरे को कोलाइड करेंगे, ठीक है, यहाँ पे,
तो उसके पहले टोटल मोमेंटम कितना था दोनों में, m1v1 टोटल मोमेंटम प्लस m2v2। क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स कुछ नहीं लग रहा, ठीक है, कुछ एक्सटर्नल फोर्स नहीं, यहाँ पे दोनों को खुद की वेलोसिटी है, उसी वेलोसिटी से जा रहे हैं, तो फिर उनका जो इनिशियल मोमेंटम होगा कोलिजन के बाद, उनका फाइनल मोमेंटम भी उतना ही होना चाहिए। मतलब क्या, यदि सपोज कोलाइड होने के बाद दोनों भी m1 और m2 v वेलोसिटी से आगे जाने लगे, तो फिर उनका बाद में जो मोमेंटम होगा वो कितना होगा, m1 प्लस m2 इंटू वी, ठीक है। इक्वल क्यों हो गया, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व हुआ। बिफोर कोलिजन जितना मोमेंटम था, आफ्टर कोलिजन उतना ही मोमेंटम रहने वाला है, ठीक है। ऐसे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है। वैसे भी हमने ये पढ़ा था, कौन सा, वर्क एनर्जी थ्योरम, वो भी एनर्जी कंजर्वेशन में आता है। क्यों, क्योंकि जो वर्क डन है, जो काम किया है, वो क्या होता है, चेंज इन एनर्जी होता है, ठीक है। वो भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो फिर ये जो कोलिजन के क्वेश्चन है, उसे सॉल्व करने के लिए आपको दो थ्योरम पता होने चाहिए। कौन सा, वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है, वहाँ से आप उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हो, और दूसरा है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यदि उसकी दोनों की अलग वेलोसिटी हो, मतलब m3 की m1 की कुछ v3 वेलोसिटी हो और m2 की कुछ v4 वेलोसिटी हो, तो फिर क्या आएगा, उस केस में आएगा m1 v3 प्लस m2 v4। मोमेंटम हमेशा कंजर्व ही रहेगा, ठीक है। हेड ऑन कोलिजन में कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। हाँ, तो इसके बाद आता है लास्ट टॉपिक हमारा, कोलिजन में, कोलिजन के अंडर ही आता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, यदि आपने बॉल देखा, ठीक है, ऊपर से उसे छोड़ दिया, तो फिर बॉल की मोशन क्या होती है, बॉल की मोशन क्या होती है, पहले तो वो नीचे गिरेगा, ठीक है, नीचे गिरने के बाद फिर से ऊपर आएगा, ठीक है, लेकिन वो यहाँ तक नहीं आएगा, वो नीचे जाएगा थोड़ा सा, फिर नीचे जाएगा। तो फिर ये जो मोशन है उसकी, मतलब उसकी वेलोसिटी कम हो रही, ठीक है, फिर नीचे जा रहा, फिर वेलोसिटी कम हो रही, कुछ केसेस में बढ़ भी सकती है, लेकिन ये जो सब कुछ हो रहा है वो हो रहा है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वजह से। म्हणजे क्या, मतलब क्या कि यहाँ पे एनर्जी थोड़ी वेस्ट जा रही है, ठीक है, इसीलिए वो जो बॉल है वो इनिशियल जिस हाइट पे था उस हाइट पे नहीं जा सकता, लेकिन वो कितने फैक्टर से नहीं जाएगा या फिर उसकी वेलोसिटी कितनी कम होगी वो डिसाइड करता है ई, ठीक है। ई मतलब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, और वो एक फैक्टर होता है जिस फैक्टर से वेलोसिटी कम होती है। एक एनिमेशन, वही एनिमेशन यहाँ पे देखेंगे हम लोग। अभी देखो ये बॉल नीचे गया, फिर से नीचे, मतलब इसकी जो ये हो रही है, मोशन हो रही है, उसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है। क्यों, क्योंकि फैक्टर आता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। उसका फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। मतलब क्या, बिफोर कोलिजन उसकी वेलोसिटी कितनी थी, ठीक है, उसके बाद वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वो क्या होता है कि कोलिजन के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो गई है, ठीक है, कोलिजन के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो गई। ये सब कुछ हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हमें सब कुछ समझ में आएगा, लेकिन याद रखो बस। अब यहाँ पे बोलोगे, यहाँ पे तो एक ही वेलोसिटी है, एक ही वेलोसिटी है मतलब क्या, ये जो ग्राउंड की जो वेलोसिटी, इम्पैक्ट तो ग्राउंड के साथ करा, ठीक है, कोलाइड तो ग्राउंड के साथ करा, ग्राउंड की वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पे 0 है, ठीक है, इसीलिए तो v2 अपॉन v2 डैश आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये टॉपिक है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का। तो अभी तक हमने जितने सारे टॉपिक्स पढ़े, कौन से, लॉज ऑफ मोशन, उसमें 3 लॉज की है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसके बाद टेंशन कॉन्सेप्ट, नॉर्मल कॉन्सेप्ट, लिफ्ट कॉन्सेप्ट, उसके बाद हम आए सिंपल हार्मोनिक मोशन पे, उसके बाद हमने किया सेंटर ऑफ मास, फिर कोलिजन, आई थिंक सो एक टॉपिक कौन सा तो बचा है हमारा, लिफ्ट कौन, हाँ, वर्क एनर्जी पावर, वो एक किया, ठीक है। देखो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ किया,
लीनियर मोमेंटम किया, मतलब सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ भी किया, टेंशन कॉन्सेप्ट किया, लिफ्ट कॉन्सेप्ट किया, वर्क एनर्जी पावर हो गया, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया, सेंटर ऑफ मास भी हो गया, अभी हमने कोलिजन किया, पोजीशन ऑफ रेस्टिट्यूशन भी किया। तो अब हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो 2023 से शुरू करते, फटाफट कर लेते, बहुत ईजी क्वेश्चन से। सबसे पहले देखो, बॉडी फॉल्स ऑन सरफेस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0.6 फ्रॉम हाइट ऑफ 1 मीटर, ठीक है, मतलब 1 मीटर की हाइट है, वहाँ से कुछ तो गिरा है नीचे ऑब्जेक्ट और उसका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0.6 है, मतलब क्या, वो इस फैक्टर से उसकी वेलोसिटी कम होगी, ठीक है। अब ये ग्राउंड है, मतलब एक्सेलरेशन से नीचे खींच रहा है तो वो कम ही हो गया है उसकी वेलोसिटी। बॉडी रिबाउंड्स टू हाइट, मतलब वो फिर से कितने हाइट पे जाएगा वो पूछ रहा है, ठीक है, ये होता है ना, तो फिर ये सेकेंड हाइट पूछ रहे कितना होगा। तो फिर इसके लिए आप क्लासिकल मेथड जो है हमारी, वेलोसिटी निकालो बिफोर इम्पैक्ट, आफ्टर इम्पैक्ट, ग्राउंड की वेलोसिटी तो ज़ीरो होने वाली है, तो वहाँ से आपको रिटर्न की वेलोसिटी मिल जाएगी इससे, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से। तो उस तरह से कर सकते हो, या फिर आपके पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या, जो बाद की हाइट, सेकेंड हाइट है, वो होती है E² इंटू फर्स्ट हाइट, और जो बाद की वेलोसिटी होती है वो है E इंटू फर्स्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो हमें हाइट निकालनी है, तो यहाँ से निकाल सकते हैं इजीली, h डैश E² क्या होगा, 0.6 का स्क्वायर इंटू 1, 0.6 का स्क्वायर 0.36 होता है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। इतना आसान सवाल हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट इससे पहचानना है। देखिए, इन एन इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है, इनइलास्टिक कोलिजन है, देयर इज़ नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ट्रू है क्या है, नहीं, जैसे इनइलास्टिक बोलते हैं क्यों है, क्योंकि उसमें एनर्जी लॉस होती है, तो ये तो गलत है पूरा। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, ड्यूरिंग द कोलिजन लीनियर मोमेंटम ऑफ द एंटायर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज कंजर्व इफ़ देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, वो तो पहले ही बताया है, ठीक है। जब भी उसका मोशन होता होगा, ठीक है, तो उसका मोमेंटम कंजर्व होता है जब तक उसे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, करेक्ट है, मतलब इसलिए तो मोमेंटम कंजर्वेशन करते हैं हम लोग। तो फिर इसी हिसाब से ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ठीक है, ए वाला रॉन्ग है, बी वाला करेक्ट। नेक्स्ट वन इज पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग ईस्टवर्ड विथ स्पीड v, मतलब पार्टिकल जा रहे हैं ईस्ट डायरेक्शन में, मास m स्पीड v, उसका कोलिजन होता है जो ऑब्जेक्ट नॉर्थवर्ड जा रहा है विद द सेम स्पीड, मास m स्पीड v, द टू पार्टिकल्स कोइलेस आफ्टर कोलिजन, कोइलेस कुछ तो होगा, ठीक है। अब इसे कैसे समझना, उसके नेक्स्ट वाला लाइन लिखो, द न्यू पार्टिकल ऑफ मास 2m विल मूव इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, मतलब 2m मास हो रहा, मतलब कोइलेस का मीनिंग होता दोनों भी चिपक के जा रहे पास में, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे, मतलब 45 डिग्री पे जा रहे, ठीक है। तो उन्होंने पूछा है स्पीड कितना होगा, स्पीड v डैश कंसिडर करते हैं, कंजर्वेशन का लॉ लगाएगा, इनिशियली कितना होगा, mv i कैप प्लस mv j कैप, ठीक है, डायरेक्शन अलग है दोनों की, इक्वल टू बाद में कितना होगा, 2m दोनों का मास होगा और वेलोसिटी है v डैश, m कैंसिल हो गया और 2 नीचे जाएगा, मतलब v डैश आता है v/2 i कैप प्लस v/2 j कैप। अब इस फॉर्मेट में आंसर तो नहीं है, तो मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने बोला है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है वो, ठीक है, डायरेक्शन तो ऑलरेडी बता दी, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। मैग्नीट्यूड क्या आएगा, v²/4 प्लस v²/4 का अंडर रूट, वो क्या होता है v/√2। ऑप्शन है क्या, होना ही चाहिए, मतलब ऑप्शन इज डी। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्स एंड टाइम ग्राफ इज गिवन बिलो, फाइनल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी दी है, ग्राफ दिया है और पूछा है फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। अब देखो, फोर्स दिया है, वेलोसिटी पूछी है, मतलब आपको कुछ मोमेंटम के बारे में और फोर्स का रिलेशन कुछ याद होना चाहिए, क्या होता है वो, dp/dt = m। अब हमें देखो, फोर्स और टाइम का ग्राफ दिया है, मतलब यहाँ से कंपेरेबल है ना वो, फोर्स और टाइम दोनों को इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, f/dt, इंटीग्रेट मतलब एरिया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ऐसा वियर सा शेप होता तो हम क्या करते, इंटीग्रेशन करते,
लेकिन यहाँ पे वैसे है क्या, नहीं है, ठीक है, क्योंकि सीईटी वाले कभी नहीं चाहते हार्ड क्वेश्चन देंगे, वो तो हमेशा इजी क्वेश्चन देंगे। तो फिर क्या करोगे, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालोगे। क्या होता है, हाफ मास क्या है उन्होंने दिया 2, और मास नहीं है, फोर्स का इंटीग्रेशन चाहिए ना। ट्रायंगल है, ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 4 इंटू 6 है, सॉरी 4 इंटू 6, वो तो 12 आ गया। मोमेंटम क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ पे चेंज क्यों ले रहे, क्योंकि उन्होंने इनिशियल वेलोसिटी भी दी है, ठीक है, इनिशियल नहीं देते, डायरेक्टली पी कैलकुलेट करते हैं। तो mv1 माइनस mv2 इक्वल्स टू 12, ये तो इनिशियल है, सॉरी फाइनल है mv1, m क्या है 2 है, v1 एज इट इज अगेन 2, v2 6 दिए उन लोगों ने, तो 2v1 इक्वल्स टू आता है 24, ठीक है, तो v1 यहाँ से आता है 12, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसके बाद 5th क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन से देखे थे हमने स्लाइड्स में। स्प्रिंग बैलेंस इज अटैच, ये तो कुछ अलग है, स्प्रिंग आई है यहाँ पे। द सीलिंग ऑफ अ लिफ्ट, अ मैन हैंग्स हिज बैग्स ऑन द स्प्रिंग एंड द स्प्रिंग बैलेंस ट्रीट्स 49 न्यूटन व्हेन द लिफ्ट इज स्टेशनरी। 49 न्यूटन बोला है जब लिफ्ट स्टेशनरी है, मतलब ये उन्होंने एक्चुअली हमें वेट दिया है, ठीक है, मतलब यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मास कैलकुलेट कर सकते हैं। मास क्या आएगा 49/g, g क्या बोला है उन्होंने 9.8 लेने के लिए बोला है, ठीक है। तो यहाँ से मास आता है 5 kg का मास आता है। तो बाद में क्या बोला है, लिफ्ट मूव्स डाउनवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब वो ऑब्जेक्ट ही नीचे जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस विल बी, अब रीडिंग पूछे उन लोगों ने, ठीक है। अब स्प्रिंग क्या मेजर करती है, देखो वेइंग मशीन क्या मेजर करता है, नॉर्मल मेजर करता था, वैसे स्प्रिंग मेजर करती है टेंशन। क्यों, क्योंकि ये जो अंदर स्प्रिंग लगी होती है वो तो टेंशन ही कैलकुलेट करेगी ना, ऊपर वाला, ठीक है। तो फिर देखो ऊपर तो टेंशन लगेगा, नीचे mg लगेगा, और ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, ऑब्जेक्ट भी नीचे ही जा रहा है, मतलब टेंशन कम होगा, ठीक है। मतलब इक्वेशन mg माइनस टी इक्वल्स टू ma आएगा। mg क्या है 49 है, माइनस टी इक्वल्स टू मास 5 kg, एक्सेलरेशन भी 5 kg, यहाँ से टेंशन क्या आता है 49 माइनस 25 24 न्यूटन, ठीक है, सिंपल से बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन विथ मशीन गन कैन फायर 50 ग्राम बुलेट्स विथ वेलोसिटी ऑफ 240 मीटर पर सेकेंड। अ 60 kg टाइगर मूव्स टुवर्ड्स हिम विथ वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। इन ऑर्डर टू स्टॉप द टाइगर इन ट्रैक, द नंबर ऑफ बुलेट्स द पर्सन फायर्स टुवर्ड्स द टाइगर इज। अब उन्होंने बोला है टाइगर को कैसे मार दोगे, ठीक है, दे आर ट्राइंग टू से द सेम थिंग। अब नंबर ऑफ बुलेट्स देखो, आप इसे कैसे देखते हैं, नंबर ऑफ बुलेट्स, इसका मतलब क्या कि यदि एक टाइगर, यहाँ पे टाइगर है, ठीक है, कुछ ऐसा, तो फिर आप कितना बुलेट्स फायर करोगे कि वो स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप हो जाएगा मतलब इसकी वेलोसिटी क्या करनी है, 0 करनी है। और वैसे भी जब बुलेट्स अंदर जाएंगे, उसके बुलेट्स टाइगर के अंदर जाएंगे, तो भी वेलोसिटी क्या होने वाली है, 0 ही होने वाली है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, पर्सन विथ मशीनरी 50 ग्राम, 50 ग्राम मतलब 0.05 kg। अब यहाँ पे हम कंजर्वेशन ऑफ क्या लगाएंगे, मोमेंटम लगाएंगे, ठीक है। कितना बुलेट, कितने बुलेट्स चाहिए, मतलब n बुलेट्स चाहिए, कंसिडर करेंगे। एक बुलेट की कितनी मोमेंटम है, मास इंटू वेलोसिटी 240, ठीक है। और क्या है बाद में, 60 kg टाइगर मूव्स टुवर्ड्स हिम विथ वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड, उसका मोमेंटम कितना होगा 12 इंटू 60, ठीक है। अब कंजर्व कर लेते, देखो लास्ट दोनों भी रेस में आने वाले हैं, बुलेट्स भी रेस में आने वाले हैं, टाइगर की भी वेलोसिटी 0 करनी है, तो क्या करेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन, इनिशियल क्या होने वाला है, n इंटू 0.05 इंटू 240 माइनस क्यों होगा, बुलेट इस डायरेक्शन में जा रही,
तो टाइगर किस डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब टाइगर नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। इक्वल्स टू 0 आएगा। 0 क्यों आएगा, क्योंकि इसकी भी वेलोसिटी फाइनल 0 होने वाली है और बुलेट्स की भी 0 होने वाली है। फिर यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे 12 5 12 6 72 720 4 3 24 3 4 3 12 24 3 ठीक है। और ये n इक्वल्स टू 320/5 60। ऑप्शन नंबर 60 आया। देखा, मतलब कैलकुलेशन था, बाद में आपने भी देखा होगा। 24 3 70 होता है और ये 0.05, तो फिर 100 300/5 आएगा, वो होता है 60। मतलब कि आपको 60 गोलियों 60 राउंड्स फायर करने पड़ेंगे उस टाइगर को उसे स्टॉप करने के लिए, ठीक है। मारने के लिए नहीं, वो बायोलॉजिकल मर ही जाएगा, ठीक है। 5-6 गोलियां लगने के बाद वो मर जाएगा वो, लेकिन उसे यदि स्टॉप करना है, हमें वेलोसिटी 0 करनी है, तो फिर उसे 60 गोलियां मारनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब उसका मोमेंटम कैंसिल आउट करने के लिए। तो अब देखो, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी सेम ही है। क्या है, देखो, टाइम, फोर्स और टाइम का ग्राफ दिया है। द स्पीड ऑफ बॉडी आफ्टर 1 सेकेंड, यहाँ पे 1 सेकेंड है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 10 है। सेम करना पड़ेगा, एरिया निकालो, दोनों को ऐड करो, जैसे लास्ट टाइम किया था वैसे ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये है सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन, देख के ही समझ में आता है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पार्टिकल, 3 पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m आर दिस दिस दिस। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। बहुत आसान सवाल है, ठीक है। ये तो सवाल अभी हम लोगों ने किया था। सबसे पहले जो m मास का पार्टिकल है वो 0,0 पे है, दूसरा है x, 0 पे, और तीसरा है x/2, y यहाँ पे। इनका सेंटर ऑफ मास निकालना है। समेशन ऑफ x का करो, क्या होगा वो, m × 0 प्लस m × x प्लस m × x/2 अपॉन टोटल मास 3m। 0,0 का भी मास कैलकुलेट करना होता है, मतलब ऐड करना होता है, ठीक है, नहीं तो आप 2m लिख लीजिए। तो mx प्लस mx/2 अपॉन 3m, 2 + 1 3, 3x/2 × 3, ठीक है ना। 2 + 1 3, 3x/2 × 3, हाँ, तो होता है वो x/2, मतलब x कोऑर्डिनेट तो x/2 होने वाला, यही ऑप्शन है। वैसे भी y कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं हम लोग, वो क्या आएगा, 0 × m प्लस 0 × m, ये वाला, और तीसरा है m × y अपॉन 3m, y/3, ठीक है, सी ऑप्शन। अब देखो इस सवाल में क्या करना है, सवाल देखो पहले। अ पैराशूटिस्ट ऑफ वेट W स्ट्राइक्स द ग्राउंड विथ हिज लेग्स फिक्स्ड एंड कम्स टू रेस्ट विद एन अपवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ मैग्नीट्यूड 3g। मतलब वो बोल रहे हैं उसका अपवर्ड एक्सेलरेशन कितना है, 3g है, ठीक है। एंड इज वेट इज W, वेट क्या है, W है। अब W वेट नीचे लगेगा, वेट क्या होगा उसका, mg होगा, ठीक है, जो कुछ भी होगा, लेकिन मास इंटू g होगा ना उसका वेट, तो W इक्वल्स हम लिखेंगे, लिख सकते हैं, मतलब mg, ठीक है। अब बाद में क्या बोला है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन हिम बाय द ग्राउंड ड्यूरिंग लैंडिंग इज। अब देखो ये नीचे आ रहा है, यहाँ पे ग्राउंड है, ठीक है। अब ये जब नीचे आ रहा है तब उससे नॉर्मल फोर्स भी लगेगा ऊपर। नॉर्मल फोर्स कब लगेगा, जब वो टच होगा, ठीक है, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट का चल रहा है, जब वो टच होगा तब उस पर नॉर्मल फोर्स भी लगेगा ऊपर, ठीक है, क्योंकि उसने वेट, उसका वेट नीचे mg है ना, वही हम W मान लें, ठीक है। तो फिर वो क्या होगा, mg इक्वल्स टू n होना चाहिए, ठीक है। लेकिन उन्होंने बोला है इट गोज विद एन अपवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ मैग्नीट्यूड 3g। मतलब क्या कि n माइनस
n माइनस एम जी इक्वल्स टू एम ए, इट गोज विथ अपवर्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है उसका, 3g है, मतलब मास इंटू 3g इक्वल्स टू एम जी माइनस एन। तो देखो n क्या होगा फिर, इक्वल्स टू 3mg प्लस mg इक्वल्स टू 4mg। ठीक है, और mg क्या है, mg मतलब w है, तो 4w। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। समझा आपको कि वो क्या बोला है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन हिम बाय द ग्राउंड ड्यूरिंग द लैंडिंग इज। ठीक है, जब वो लैंड करता है तो उसका नॉर्मल कितना लगेगा उसे, वो कैलकुलेट करना था। ठीक है, तो फिर इक्वेशन से हमने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट देखेंगे, सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन। 13th question, two particles of masses m1 and m2 moving with velocities moving with velocities v1 and v2 in opposite direction collide elastically, and after collision m1 and m2 move with velocities v2 and v1 respectively. The ratio of v2 is to v1 is। यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मास करना है। ठीक है, देख के समझ में आता है। इनिशियल कितना है, m1 v1 प्लस m2 v2 इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ये नेगेटिव आएगा। ठीक है, ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। आफ्टर कोलिजन m1 एंड m2 मूव विथ वेलोसिटी v2 एंड v1 रिस्पेक्टिवली, द रेशियो v2 is to v1 is। बाद में क्या कर रहे हैं वो लोग, m1 जा रहा v2 से। ठीक है, m1 जा रहा v2 से और m2 जाने वाला है v1 से। ठीक है, दोनों में फिर से माइनस साइन ही आएगी। ठीक है, तो देखो क्या होगा, m1 अब हमें क्या था, ठीक है, v1 एक साथ m1 प्लस m2 इंटू v1 इक्वल्स टू m1 प्लस m2 v2, मतलब v2 अपॉन v1 क्या आ रहा, 1/1, 1:1। ऑप्शन है हाँ, तो ए ऑप्शन। ठीक है, बस कंजर्वेशन लगाना था, उससे आता है। नेक्स्ट है, फोर्स प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास m1 kg, an acceleration of 4 meter squares in the combination of masses m1 plus m2. If the same force is applied only on mass m2 kg, then the acceleration produced in it is। ठीक है, m1 जो है, m1 जो बॉडी है उसमें वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मतलब फोर्स क्या होगा, वो फोर्स F1 होगा m1 इंटू 6। ठीक है, और जब दोनों की कॉम्बिनेशन होती है 1 + 2, तो क्या होता है 4 इंटू m1 प्लस m2। ठीक है, और लास्ट में उन लोगों ने पूछा है, इफ़ द फोर्स इज अप्लाइड ओनली टू मास m2 देन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इज, मतलब m2 इंटू एक्सेलरेशन, तो ये एक्सेलरेशन निकलना है। अब देखो यहाँ से क्या आता है, ये जो फोर्स है वो तो सेम है। ठीक है, F1 F2 लिखने से फोर्स तो सेम है तीनों। यहाँ से क्या आएगा, m1 F/6। ठीक है, तो F इक्वल्स टू 4m1 6 + 4m2। ठीक है, तो m2 क्या आएगा, m2 आएगा F - 4F/6 2F/6 F/3 आएगा। ठीक है, m2 आएगा F/3। तो इस इक्वेशन में वही सब्स्टिट्यूट करेंगे, F इक्वल्स टू m2 इंटू a, F इक्वल्स टू F/3 इंटू a, F कैंसिल, a इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो बहुत आसान सवाल था, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
15th question. The two masses of m and 4m are moving with equal kinetic energy. The ratio of their linear momentum is half equal kinetic energy. Kinetic energy equal है, velocity नहीं, तो half m v1 square equals to half m v2 square. ठीक है, तो half of cancel over m1 v1 square equals to 4 square half m v square. तो देखो v1 by v2 क्या आता है, 1/2. ठीक है, अब उन्होंने पूछा है रेशियो ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम m v1 अपॉन m v2 पूछा है. m कैंसिल, v1 by v2 1/2, 1/8. ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, क्या क्या समझा ना, दोनों की काइनेटिक एनर्जी इक्वल कर दी, और काइनेटिक एनर्जी इक्वल करने के बाद आपको वेलोसिटी का रेशियो मिल जाएगा. और ये क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, m इंटू वी होता है. तो फर्स्ट वन m इंटू v1 अपॉन 4m इंटू v2. तो v1 अपॉन v2 1/2 ऑलरेडी पता है, इंटू 4 क्या, तो 1/8. तो इस वीडियो में इतना ही, इस लेक्चर के लिए बस इतना ही. ठीक है, इस लेक्चर में, इस सेशन में हमने क्या क्या देखा, लॉज ऑफ मोशन, उसके बाद लिफ्ट कॉन्सेप्ट और बहुत सारी चीज़ें देखे थे, सेंटर ऑफ मास, कोलिजन और 2-3 टॉपिक्स थे एक्स्ट्रा, वर्क और एनर्जी. ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स देख लिए हम लोगों ने, और 2023 के भी PYQs सॉल्व कर दिए. ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या लेने वाले हैं, 2022 के PYQs और 2021 के PYQs. ठीक है, मतलब अराउंड 40 to 50 के आसपास PYQs हो गए आप लोगों, होने वाले आप लोगों के. ठीक है, तो आपको यदि कौन सी क्वेरी हो, डाउट हो, क्योंकि हमने थोड़े बहुत सवाल भी छोड़े, आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे कनेक्ट कर सकते हो, वहाँ पे आप कभी भी मुझे डाउट पूछ सकते हो. चैनल को सब्सक्राइब करके रखो. ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड होने वाली है PYQs की. तो स्टे ट्यून्ड. थैंक यू.